Hello students, welcome back to my YouTube channel Glossary of Biology by Virendra Sir. Students, let's start with our new and interesting topic of our syllabus, meiosis. Meiosis is a type of cell division in which a parent cell is divided into four unidentical daughter cells. We know that mitosis and meiosis are the type of cell division. In the previous lecture we discussed about mitosis in detail. In this lecture we discuss about meiosis. What is mean by meiosis? Phases of meiosis. For example, prophase, metaphase, anaphase, telophase. So students, अगर हम डिटेल में अगर बात कर रहे हैं meiosis प्रोसेस की, सेल डिवीजन का मेजर एक टाइप है जो ह्यूमन बॉडी में होती है प्रोसेस, जिसमें meiosis एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर मियोसिस बॉडी में नहीं होगी तो जो न्यू ऑफरिंग है वो प्रॉपर वे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। सर बोलेंगे यार मियोसिस एक प्रोसेस से एकदम से इतनी बड़ी प्रोसेस क्यों नहीं हो सकती है, मींस रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता है? तो सिंपल अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, पहले हम बेसिक देख लेते हैं मियोसिस का, देन हम बात करते हैं उसको कोरिलेटेड करते हैं किससे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो फर्स्ट तो मियोसिस मींस क्या है, सेल डिवीजन। एक मियोसिस द सेल डिवीजन इन विच, जिसमें क्या होता है, पेरेंट सेल का डिवीजन होता है, जिसमें डॉटर सेल में, द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू फोर अनआइडेंटिकल, ये भी आप वर्ड याद रखेंगे। इसके पहले माइटोसिस में हमारी डिफाइन क्या होती थी, द प्रोसेस इन विच parent cell is divided into two daughter identical daughter cell is known as mitosis। meiosis में डिफाइन क्लियर कर, मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, parent cell is divided into four unidentical daughter cell is known as meiosis। अब स्टूडेंट्स हमने माइटोसिस में फेजेस देखे थे, लेकिन अभी मैं मियोसिस में दो अलग से आपको दो, जैसे कि हमने माइटोसिस में दो फेज देखे थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, वो फेज तो मियोसिस में है ही, लेकिन मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो मियोसिस में और दो मेजर टाइप है। मियोसिस के दो टाइप है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये बहुत काम का टॉपिक है आपका। मियोसिस के दो और टाइप है, फर्स्ट है मियोसिस 1 एंड सेकंड वन है मियोसिस 2। तो फर्स्ट हम ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस 1 का मेजर टाइप, देन इसी के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे उसमें मियोसिस 2 देखेंगे। तो मियोसिस 1 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो मियोसिस 1 में भी दो टाइप आएंगे, मियोसिस 2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम मियोसिस 1 की बात करते हैं इसमें। तो मियोसिस 1 की अगर स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं, तो मियोसिस 1 जो है इसमें फिर से दो फेज आएंगे, एक आएगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आएगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन विच साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस द प्रोसेस इन विच द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लांट में क्या होता था, कंस्ट्रक्शन साइट बनती थी, एनिमल में क्या होता था, सेल प्लेट बनता था। ये भी मैंने प्रीवियस माइटोसिस वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं फिर से मियोसिस के बारे में, तो ऐसा क्या हो रहा है हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है मियोसिस में। तो मियोसिस के ऐसे दो टाइप क्यों हैं? तो स्टूडेंट क्या होता है, ये है हमारा पेरेंट सेल, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना उसको पूरा प्रोसेस समझने वाला है। ये देखिए हमारा पेरेंट सेल, पेरेंट सेल कैसा रहता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब जिसके पास में क्रोमोसोम कितने हैं, 46। हाँ स्टूडेंट्स, तो डिप्लॉइड सेट रहता है पेरेंट सेल का। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में ये जो हमारा पेरेंट सेल था ये दो डॉटर सेल बनाता है, दो डॉटर सेल। तो जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है 23 इधर जाते हैं और 23 इधर जाते हैं। तो आपको दिख रहा है कि माइटोसिस में क्या होता था, 46 बनते थे, लेकिन यहाँ पे मियोसिस 1 में क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। तो जिसके कारण मियोसिस 1 को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मींस क्या, रिड्यूस हो गया ना, पेरेंट सेल में 46 थे और जो डॉटर सेल है
उसमें क्या हो गया 23 क्रोमोसोम हो गए, जिसके कारण हमने इसको एक नाम दे दिया क्या, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल क्यों बोला गया, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए, तो रिडक्शनल डिवीजन ये हमने नाम दे दिया। देन ये हो गया मियोसिस 1। अब हमें देखना है मियोसिस 1 के अंदर में क्या प्रोसेस होगी, 1 से 2 कैसे बनी है हम देख रहे हैं डिटेल में। देन इसी के बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो ये जो सेल था, ये जो हमारा डॉटर सेल आया था, फिर से ये जो सेल है ये फिर से कितने सेल में डिवाइड होता है, 2 सेल में। कितने सेल में, 2 सेल में। फिर से इनके पास में क्रोमोसोम कितने आ गए, 23। देन ये वाला भी जो था ये भी किस में कन्वर्ट होगा, 2 इसमें, तो इसमें भी क्रोमोसोम कितने आ गए स्टूडेंट्स, 23। कितने डॉटर सेल बन गए टोटल, 1 से 1 2 3 4, मतलब एक पेरेंट सेल से 4 अनआइडेंटिकल क्यों बोला गया, क्योंकि सभी के सभी एक दूसरे से अलग है, अनआइडेंटिकल डॉटर सेल बने। तो ये हो गया हमारा मियोसिस 1, ये हो गया हमारा मियोसिस 2। तो एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बनने वाले हैं हमारे, 4 डॉटर सेल। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है हम यहाँ तक के पढ़ेंगे, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, मियोसिस 1। तो आपको कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखिए कि हम आज 1 से 2 पढ़ने वाले हैं, देन आगे हमारा लेक्चर बनने वाला है। तो ये हम मियोसिस 1 के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी के बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रोसेस होती कब है, आपको मैं बोल रहा था ना स्टूडेंट्स कि ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। आप बोलेंगे सर कैसे, अब मैं हूँ ह्यूमन मेल और इसी के बाद में दूसरी एक रहती है ह्यूमन फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के बीच में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। हमारी बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड, मेल डिप्लॉयड फीमेल भी डिप्लॉयड, दोनों के पास में क्रोमोसोम कितने हैं, 46। लेकिन जब मेल और फीमेल इन दोनों का क्रॉस होता है, जो नया बेबी आता है उसमें क्रोमोसोम कितने रहते हैं स्टूडेंट्स, 46। अरे उसमें 46, उसके पेरेंट्स के पास में दोनों के पास में 46, तो उसके पास में कितना होना चाहिए, 46 + 46, मतलब कितना हो गया, सिंपल अगर मैं बात कर रहा हूं हमारा 46 + 46 अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 92। तो जो नया बेबी आना चाहिए उसके पास में क्रोमोसोम कितने रहना चाहिए, 92, लेकिन कितने रहते हैं, 46। ऐसा क्यों, तो इसका आंसर ये है कि जब ह्यूमन के बॉडी से स्पर्म बाहर जाता है, ह्यूमन की मेल की बॉडी, ह्यूमन मेल से स्पर्म सीक्रेट होता है, मेल गैमेट को बोला जाता है स्पर्म। जब ह्यूमन के बॉडी से स्पर्म बाहर निकलता है तो वो निकलता है हैप्लॉइड, मतलब उसके पास में सिर्फ कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। जो ह्यूमन के बॉडी से स्पर्म निकलता है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, मतलब 23 प्लस जब फीमेल के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आप बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम बनता है, ये हम 3rd चैप्टर में देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें एक एग बनता है बॉडी की, फीमेल के बॉडी में, तो उसमें भी सिर्फ कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 23। ये 23 स्पर्म और ओवम इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो 23 + 23 टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 46। तो ये क्रोमोसोम 46 आपको दिख रहे हैं कि बराबर कितने बनते हैं, जो नया ऑफस्प्रिंग आता है 46। अगर हमारे पास में मियोसिस की प्रोसेस ही ना हो तो 23 क्रोमोसोम निकल सकेंगे क्या, नहीं। अगर ये 23 नहीं निकल पा रहे हैं तो आगे चल के जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो नया बेबी आ रहा है वो बराबर उसके पास में क्रोमोसोम नंबर प्रॉपर नहीं रहेंगे। तो ये आपका बेसिक था। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। ये जितना भी आपको मैंने क्राइटेरिया पूरा का पूरा प्रोसेसिंग का बताया, ये सब आपका बेसिक था। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो हम हमारी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको वो सब लिखना है जो अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी मियोसिस 1 में फर्स्ट प्रोसेस। तो मियोसिस 1 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो मियोसिस 1 के लिए फिर से 2 टाइप पढ़ेंगे हम, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कितने फेज रहते हैं आप सभी को पता है, मैंने बताया था आपको पीमेट। पीमेट मींस क्या है, इसमें 4 टाइप रहते हैं। पीमेट तो PA PMATA, तो ये पीमेट प्रोफेज 1। अब हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, तो मियोसिस 1 के लिए प्रोफेज 1, मियोसिस 1 सॉरी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। कैरियोकाइनेसिस 1 में हम पढ़ेंगे अभी मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1, क्योंकि मियोसिस 2 में भी क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, उसमें भी क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया 1 1 1।
तो ये हमारा हो गया बेसिक कि हमने 1 लगा दिया। देन क्या होगा साइटोकाइनेसिस 1। हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारा जो प्रोफेज 1 है वो हमें देखना है। तो प्रोफेज 1 के पहले जो आपको मैंने प्रॉपर हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर स्टार्टिंग की स्टेज में कैसे रहता है वो देखते हैं। प्रोफेज 1 के पहले मतलब डिवीजन में जाने के पहले अभी हमारी बॉडी में सपोज करके चलो डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। कब होता है वैसे? मियोसिस 1 स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज में, जब हम स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन मेल और फीमेल जब ओवम बना सकती है, मतलब उसके बॉडी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई। आप सिंपली बोल सकते हो उसके बॉडी से जब 1 to 4 डेज की जो ब्लीडिंग साइकिल स्टार्ट होती है एवरी मंथ वाली, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, वो स्टार्ट होने के बाद में। तो अगर हम बात कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस 1, तो स्टार्टिंग की प्रोसेस मियोसिस 1 होने के पहले बॉडी कैसी रहती है? तो मियोसिस 1 होने के पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा रहता है बॉडी के अंदर में। हमारे पास में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड वन हमारा न्यूक्लियोलस, देन क्रोमोसोम पूरे फ्यूज्ड रहते हैं जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क, और सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये कब की स्टेज है? जब डिवीजन स्टार्ट होने का है। देन जैसे ही प्रोफेज 1 स्टार्ट होगा तो इसमें चेंजेस आएंगे, तो ये स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसे चेंज होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से आप याद रखो कि ये स्ट्रक्चर अभी चेंज होने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मियोसिस 1 का कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 1 का हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं पहला। हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में मैंने आपको बताया दो टाइप है, एक है कैरियोकाइनेसिस 1, दूसरा है साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस मींस क्या? द प्रोसेस इन विच द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस and the process in which the division of cytoplasm is known as cytokinesis. Then karyokinesis के आपको याद रखना है, karyokinesis के 4 टाइप्स रहते हैं, पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो karyokinesis 1 के कारण हमने बोला प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो आपको स्टूडेंट्स इसके पहले जब मैंने माइटोसिस पढ़ाया था तो हमने डायरेक्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ा था डायरेक्टली, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रोफेज 1 जो है, मतलब जो हमारा प्रोफेज रहता है, मियोसिस पढ़ते समय प्रोफेज के और 5 मेजर टाइप रहते हैं। ये नई बात है स्टूडेंट्स हमारे लिए कि प्रोफेज 1 के भी और 5 टाइप पढ़ना है, देन हम आगे का पॉइंट पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है हमारे लेक्चर में? प्रोफेज 1 के 5 मेजर फेजेस। तो स्टूडेंट्स प्रोफेज 1 की अगर मैं 5 फेजेस की अगर बात कर रहा हूं तो 5 फेजेस प्रोफेज 1 के कौन से हैं इनके बारे में आपको बता दूं। तो आपको याद रखना है प्रोफेज 1 के 5 फेज में सभी 1 बाय 1। तो पहला है हमारे पास में प्रोफेज 1 का फर्स्ट टाइप लैक्टोटीन। फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 लैक्टोटीन। सीक्वेंस बहुत जरूरी है, बिना सीक्वेंस अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपका गलत रहेगा। लैक्टोटीन। दूसरा है हमारे पास में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है जाइगोटीन। थर्ड वन इज नोन एज पैकिटीन और पैचिटीन। पैकिटीन और पैचिटीन। देन इसी के बाद में फोर्थ वन इसको बोला जाता है डिप्लोटीन। क्या बोला जाता है? डिप्लोटीन। एंड लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। स्टूडेंट्स ये जो 5 फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आप अगर 10th 11th 12th तीनों में आप ये सभी फेजेस पढ़ने वाले हैं। देन इसी के बाद में आप जब 12th के बाद में एंट्रेंस के पेपर देंगे तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का। तो फर्स्ट 1 बाय 1 आपको डायग्रामेटिकली जैसा हमने माइटोसिस पढ़ा था सेम वैसा ही आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम स्टार्ट करते प्रोफेज 1 के फेजेस। तो प्रोफेज 1 में हम देखेंगे पहले लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। आपको डायग्रामेटिकली जैसा मैंने आपको माइटोसिस पढ़ा था सिमिलर वे में हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हम लैक्टोटीन से। तो लैक्टोटीन मींस क्या, देन जाइगोटीन और पैचिटीन मींस क्या। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारा लिखा हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बुक में प्रॉपर वैसे पॉइंट वगैरह लिखा नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि मियोसिस 1 के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चन आता है। वहां पे लिखा हुआ है राइट अबाउट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस स्टेप्स ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस।
तो हमें प्रोफेज 1 की जो स्टेप्स रहती है इसके ऊपर में पर एक अलग से क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से ये सीक्वेंस वाइज अच्छे से नोट्स उसके रेडी करो, प्रॉपर वे से सभी पॉइंट में अच्छे से समझा के देता हूँ, पूरे पॉइंट में अच्छे समझेंगे मेरी गारंटी है। बस आपको फोकस करना है, बस वीरेंद्र सर आपकी गारंटी ले रहे हैं कि आपको समझेगा, आपको फोकस अच्छे से यहाँ पे करना है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा फेज लेप्टोटीन फेज। तो प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट फेज है हमारा लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन में क्या होता है वो देखेंगे हम। सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। अभी इसके पहले आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया है जिसको हम इंटरफेस डायग्राम बोलते हैं। जो इसके पहले यहाँ पे डायग्राम बना हुआ था कॉम्पैक्ट वाला, तो वो डिवीजन के पहले वाला था। जैसे ही डिवीजन में आया तो डिवीजन में आने के बाद में लेप्टोटीन में देखो क्या क्या आपको दिख रहा है अच्छे से। क्रोमोसोम बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज थे, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, सेंट्रियोल भी दिख रहा है। तो हमारे पास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि जो हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस एंड रिजॉल्व इनटू लॉन्ग एंड थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। पहले जो हमारा क्रोमोसोम था वो बहुत कॉम्पैक्ट था, तो इसलिए हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये यूज कर रहे हैं लिखने के लिए कि हमारा जो क्रोमोसोम है मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क है वो भी कंडेंस हो गया है और रिजॉल्व हो गया है थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। जिसको फर्स्ट वाला डायग्राम याद आ रहा होगा उसमें क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट था, तो ये कैसा हो गया थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो थिन एंड लॉन्ग, इसी के बाद में थिन को आप बोल सकते हैं पतला, लॉन्ग को लंबा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं लंबा पतला, मैंने आपको छोटे से और मोटे से माइटोसिस में पढ़ाया था, यहाँ पे आप लंबा पतला याद रख सकते हैं लेप्टोटीन में। तो आपने क्रोमोसोम जो है थिन एंड थ्रेड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फर्स्ट हमारा लेप्टोटीन का पॉइंट। सेकंड इसी के बाद में एक और आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारे पास में ईच क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम की स्पेलिंग क्लियर कर लेंगे आप। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स बट अपीयर एज वन। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको ये जो सेंटर वाला है इसको वैसे सेंट्रोमियर बोला जाता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ जब लेप्टोटीन स्टेज आता है तो ये जो दिख रहा है ये हमें एक और ये दो, हमारा जो क्रोमोसोम रहता है ऐसा रहता है, ये ऊपर एक है और दूसरा नीचे में, तो जिसके कारण हम इसे सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो ऐसे रहती कितनी है क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स रहती है, लेकिन हमारे लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि वो क्रोमैटिड सिर्फ कैसी दिखती है, रहती 2 है दिखती 1 है। बस इतना पॉइंट याद रखो, क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड है रहते 2 है लेकिन दिखते कैसे, सिंगल। लेप्टोटीन का बेसिक पॉइंट आपको याद ही रखना है कि लेप्टोटीन में जो हमारा थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है वो बना है, और वो उसके पास में क्रोमैटिड्स रहते 2 हैं लेकिन विजिबल कितने रहते हैं, एक ही दिखता है। ऐसे आप याद रखेंगे, मतलब हमारे पास में ये जो 2 हेल्प है ये 2 हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा हूँ कैसे दिखते हैं, एक ही दिखते हैं। तो आपको याद रखना है इसको कैसे दिख रहा है, सिंगल ही दिख रहा है। तो आपको याद रखो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड। दोनों क्रोमोसोम जो है दोनों क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, लेकिन बट अपीयर कैसे करते हो एज अ वन। ये पॉइंट आप याद रखो, ये आपका डिसेंट पॉइंट है, याद ही रखना लेप्टोटीन का। सेकंड जाइगोटीन। अब जाइगोटीन मतलब जाइगोट बनना, तो जाइगोट 2 इससे बनता है। तो आपको एक और चीज दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स कितने थे यहाँ पे, पॉइंट आप बढ़ाएंगे, मैंने पॉइंट पूरे नहीं बढ़ाए, जो डीजर पॉइंट है वो लिखा है। आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट बना सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रियोल कितना था, एक सेट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे सेंट्रियोल देख सकते हैं आप कितने होंगे जाइगोटीन में, 2 सेंट्रियोल। तो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वो डाल सकते हैं। उसी के बाद में सेकंड पॉइंट आप ये भी यूज कर सकते हैं, इट इज अ फेज इन व्हिच होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस टू पेयर लेंथवाइज। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 क्रोमोसोम है ना वो लेंथवाइज अरेंज हो गए। कैसे, लेंथवाइज अरेंज हो गए हैं। तो क्रोमोसोम यहाँ पे 1 दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे बराबर कितने दिख रहे हैं, 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, 2 क्रोमोसोम्स शो हो रहे हैं। तो इसलिए क्या बोला जाता है, इट इज अ फेज इन व्हिच होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जिसके दोनों के सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर ऊपर वाला 3 सेंटीमीटर तो नीचे वाला भी 3, अगर ऊपर वाला 2 तो नीचे वाला भी 2। तो आपको ये याद रखना है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, जो फिजिकली और मेंटली कैसे रहे, आइडेंटिकल रहे। तो आपने बता दिया इट इज अ फेज इन व्हिच होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स लेंथवाइज, और ये पेयरिंग को क्या बोला जाता है, सच पेयरिंग इज नोन एज synapses। such pairing of homologous chromosome is known as synapses, जिसके कारण एक
पॉइंट बनता है, एक फिगर बनता है जिसको बोलते हैं बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। तो आप क्या बोलेंगे, द पेयर ऑफ दिस स्टेज इज नोन एज बाइवेलेंट। पेयरिंग को क्या बोलता हूँ, साइनेप्सिस, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बुलाता है, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो साइनेप्सिस मतलब क्या, साइनेप्सिस मतलब इट इज द फेज इन व्हिच साइनेप्सिस इज डिफाइंड एज द फेज इन व्हिच होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स lengthwise is known as synapses and the stage और structure is known as bivalent structure। bivalent मतलब क्या है, दोनों आपको bivalently arranged दिख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है bivalent structure। देन इसी के बाद में हमारा थर्ड टॉपिक है कौन सा वाला, लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन देखा, जाइगोटीन के बाद में पैक्सीटीन। पैक्सीटीन को आप पता है क्या, पैक्सीटीन बोला जाता है, लेकिन पैक्सीटीन पढ़ो। मैं क्यों बोल रहा है पैक्सीटीन पढ़ो, पैची ची में 4 निकालो, इसको पैची पढ़ो और CH में 4 निकालो, CH के कारण 4। तो आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। तो आप यहाँ पे एक नया पॉइंट आपको मिल रहा है, ड्यूरिंग दिस फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम प्रोग्रेस। फिर से क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंस मतलब फिर से कॉम्पैक्टली अरेंज। तो आप क्या बताएंगे, ड्यूरिंग दिस फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम प्रोग्रेस एंड they become short and thick, they become short and thick। तो कैसे हो रहे हैं, आप देखो क्रोमोसोम यहाँ पे बड़े दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, सब एक दूसरे के साथ में क्रॉस हो गए। तो जिसके कारण आप क्या बताएंगे, क्रोमोसोम सभी एक दूसरे से क्या हो गए, क्रॉस हो गए हैं, जिसके कारण फिर से छोटे से और मोटे से हो गए, शॉर्ट एंड थिक। यहाँ पे क्या था, लंबा पतला, यहाँ पे क्या है, मोटा लंबा, मोटा और छोटा, मोटा और छोटा। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं आपका क्रॉसिंग ओवर के लिए। हाँ स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, CH मतलब 4 बोल रहा था। 4 इसलिए बोल रहा था कि जो क्रोमोसोम है शॉर्ट एंड थिक होके देखो कितने बन रहे, बराबर 4, 1 2 3 4। ये 5 और 6 जो है ये पैक नहीं है, देख लो आप अच्छे से। तो अंदर में कितने बराबर फ्यूज्ड हो रहे हैं, 4। तो इसलिए आप याद रखो, पैची मतलब चिपचिपा, चिपचिपा और 4। चिपचिपा के याद है, चिपचिपा याद होगा तो 4 याद रखो, कोई भी चल जाएगा। पैची का 4 याद रखो आप। तो इसमें अंदर में क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो कितने बन जाते हैं अंदर में, 4 सेट। तो ये 4 बनते हैं। और साथ में आपको एक और चीज दिख रही होगी कि न्यूक्लियोलस, अरे जो जेनेटिक मटेरियल का काम है वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे आप इलोंगेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपीयर। न्यूक्लियर पिगमेंट वैसे ही है। और साथ में एक और पॉइंट आप शो कर सकते हैं, आपके जो सेंट्रियोल्स हैं, अभी तक के सेंट्रियोल्स पास पास में थे, यहाँ पे एक थे, यहाँ पे 2 थे, और यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, दोनों अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। तो ये एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बढ़ाना है तो आप और बढ़ा सकते हैं कि आपके जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। फिर से एक बार स्टूडेंट में पैसिटिन रिपीट कर रहा हूँ। पैसिटिन में क्या हो रहा था, जो हमारा बाइवेलेंट वाला स्ट्रक्चर था वो क्रॉस हो रहा था। क्रॉस होने के कारण जो क्रोमोसोम थे शॉर्ट एंड थिक हो रहे थे। और साथ में क्रॉसिंग ओवर में हम कहां पढ़ रहे, क्रॉसिंग ओवर पैसिटिन में। C से क्रॉसिंग ओवर याद रखो, C से ही 4 याद रखो। तो क्रॉसिंग ओवर कैसी होती थी, 4 इसमें, तो 1 2 3 4। ये 4 बहुत काम का, इसलिए बता रहे क्योंकि जो नेक्स्ट क्रोमोसोम होने वाला है, फर्स्ट 2 और देन सेकंड लास्ट 2, ये दोनों सेपरेट आउट होने वाले। अभी तक के ये कैसे थे, होमोलोगस थे, मतलब ये वाला और ये वाला होमोलोगस था। देन अभी हम बात करेंगे कि ये नॉन होमोलोगस बनने वाले हैं। नॉन होमोलोगस मींस क्या, मिक्स हो गए। देख सकते हैं ना, ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से मिल गए। तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों में डिफरेंस होगा ना थोड़ा, दोनों में डिफरेंस होगा। तो जिसके कारण ये पूरा भी कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही हमें देखना है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई, इसमें देखो ये 1 2 3 4, ये 4 जब ये मिक्स हुए तो 1 के साथ में कौन सा मिक्स हुआ है, 3 मिक्स हुआ है। तो ऊपर में कौन है, 1 और 3, और नीचे में कौन है, 2 और 4। तो जिसके कारण अभी क्रोमोसोम कैसा है, नॉन होमोलोगस हो चुका है। नॉन होमोलोगस मींस क्या, जिसमें दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर दोनों सेम है तो होमोलोगस, दोनों सेम नहीं है तो नॉन होमोलोगस। लेकिन ये प्रोसेस आपको याद रखना, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की डिफाइन आप देख सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली होती क्या है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आप बोलोगे सर ये डिफाइन अच्छे से क्लैरिफाई करके देखो, हमें समझ नहीं रही है। तो बिल्कुल मैं समझाता हूँ। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
क्रोमोसोम के अंदर में जेनेटिक मटेरियल। अब ये दोनों का क्रोमोसोम क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि 1 के साथ में 2 रहता है और 3 के साथ में 4 रहता है, लेकिन अभी 1 के साथ में कौन मिक्स हो रहा है, 3 मिक्स हो रहा है। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, अरे 1 और 3 इक्वल है क्या, नहीं, 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो 1 और 3 क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। किसके, अरे तो ये कौन से क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। तो आपकी डिफाइन बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करके दिया। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। सिंपल से अभी भी किसी को नहीं समझाया, मैं आपको अच्छे से एक चीज और बता रहा हूं, देख के चलो। 1 2 3 4, 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड और ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ये दोनों तो इक्वल नहीं थे, तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो 1 के साथ में 3 मिल गया और 2 के साथ में 4 मिल गया, 2 के साथ में 4 मिल गया। तो जिसके कारण हमने क्या बताया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। जिसके कारण कुछ नया बना, अरे ये नई चीज बनी ना, अभी तक के सब सिमिलर चल रहा था, लेकिन ये जो बना कुछ नया बना, तो जिसके कारण कुछ तो भी नया बना। कैसे नया बना, कंबाइन करके, इन सबको कंबाइन करके। द प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है फिर, रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ऑफ या तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्रॉसिंग ओवर। इसी के बाद में इससे कुछ नया बनने वाला, तो जिसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 फेज है, बहुत डिटेल था मेरे को पता है, लेकिन आपको पढ़ना ही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से शॉर्ट में तीनों फेज रिपीट करता हूं, देन दोनों फेज जो बाकी है बहुत इजी है, वो ये ही कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इंटरेस्टिंग था। फिर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास में जो सेंट्रियोल है वो एक सेट में प्रेजेंट है, आप देखते हो डायग्रामेटिकली सब समझ जाएंगे। सेंट्रियोल एक सेट में थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब क्लियरली विजिबल है, सिर्फ हमारा जो क्रोमोसोम है थिन है और लॉन्ग है, और साथ में रहता कितना है 2, लेकिन दिखता कितना है 1, बस हो गया पॉइंट खत्म। देन सेकंड जाइगोटी, जाइगोटी में जाइगोट बना, ऐसे याद रखेंगे, जिसके कारण सेंट्रियोल एक सेट से कितने सेट में कन्वर्ट हो गए, 2 सेट में। जो हमारा क्रोमोसोम था रहते 2 थे, दिखता 1 था, अभी फिर से वो रहते भी 2 थे, दिखते भी 2 है, इसलिए क्या बोला जाता है, बाइवैलेंट। जिसी के कारण ये प्रोसेस को क्या बोले जाते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब क्या, क्रोमोसोम बिगिंस टू पेयर लेंथवाइज। देन इसी के बाद में न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, कोई टेंशन नहीं। देन पैचेटिंग, पैचेटिंग का CH, C से क्रॉसिंग ओवर, CH से 4, बस क्रॉसिंग ओवर हुए, नया बना, रिकॉम्बिनेशन हुआ, साथ में न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। तो न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है डिसअपियर होना। देन हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है कौन सा वाला, हमारा फोर्थ प्रोसेस, दैट इज नोन एज डिप्लोटिन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डिप्लोटिन। हाँ स्टूडेंट, तो लास्ट 2 प्रोसेस है हमारे पास में। फर्स्ट में बात करो डिप्लोटिन और सेकंड वन इज डाइकाइनेसिस। बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों पॉइंट आपको समझ गए भी, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी और आपके नॉलेज पर्पस के लिए भी। तो डिप्लोटिन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो अभी तक के क्या हुआ था, हमारे पास में जो क्रोमोसोम्स थे कैसे थे, होमोलोगस। तो जो हमारा स्लॉट था, जो हमारा क्रॉसिंग ओवर वाला स्लॉट था ये, हाँ तो 1 2 3 4 वाला, इसमें से क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम का सेट बाहर निकलता है और ये दूसरे क्रोमोसोम का सेट बाहर निकलता है। ये सेट से एक क्रोमोसोम ये बन गया, ये वाले सेट से एक क्रोमोसोम ये बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल और 2 क्रोमोसोम बन गए। तो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम, यहाँ का दूसरा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बन गए, लेकिन अभी भी दोनों कैसे थे, क्रॉसिंग में थे ना। तो दोनों क्रॉसिंग होने के कारण दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, क्रॉस में रहते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम और द पॉइंट एट विच chromosome attach or cut each other, the point is known as chiasma or also known as chiasmata. The point at which the 2 chromosomes cut at a common point is known as chiasma or chiasmata. तो 2 क्रोमोसोम एक सिंगल पॉइंट पे कट करते हैं जिसको chiasmata बोला जाता है। साथ में आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, the homologous chromosome now start repel हो गए और each other begins to separate, और इसके बाद में ये क्रोमोसोम अभी
सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोसेस अभी कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड, देन ये सेपरेट होंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, कहां पे, डायकाइनेसिस। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस कंप्लीटली क्या हो चुका है, डिसअपियर हो गया है, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बनेगा ना प्रोफेज के बाद में भी मेटाफेज में जाएगा तो यहाँ पे आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। देन इसी के बाद में क्या हुआ, अब ये क्रोमोसोम क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो दोनों जो पॉइंट था चाइसमेटा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो दोनों द पॉइंट एट विच 2 क्रोमोसोम कट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द चाइसमेटा। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, चाइसमेटा शिफ्ट हुआ, the 2 chromosomes separate from each other, the process is known as terminalization। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम जो कट हो रहे थे कॉमन पॉइंट पे, अब वो दोनों सेपरेट हो रहे थे, जो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टर्मिनलाइजेशन। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, डायकाइनेसिस। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस एंड शॉर्टन, जिसके कारण कंटिन्यू कंडेंस हो रहे हैं और धीरे-धीरे और छोटे हो रहे हैं, ये और छोटे होंगे और कंडेंस हो रहे हैं। टर्मिनलाइजेशन हो गया यहाँ पे, टर्मिनलाइजेशन मींस क्या, सेपरेशन ऑफ 2 क्रोमोसोम। देन चाइसमेटा जो था वो शिफ्ट हो गया, चाइसमेटा क्या कर रहा था, एक कॉमन पॉइंट पे 2 क्रोमोसोम को कट कर रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट होने के कारण आपने बताया चाइसमेटा का शिफ्ट, साथ में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा पूरा था मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इतना बड़ा था, इसके बाद में हम देखेंगे मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो ये जो है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये भी छोटे-छोटे, सिर्फ प्रोफेज 1 बड़ा था। तो इसी के बाद में हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, किससे, मेटाफेज 1 से। तो यहाँ तक के हमारे पास में सिर्फ प्रोफेज 1 का हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज 1 देन हम मियोसिस 2 भी उसी लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्या प्रॉपर वे से फॉलो करते रहिए वीरेंद्र सर बायोलॉजी। साथ में किसी को भी अगर कोई हेल्प लग रही है तो आप, मेरा इंस्टा अकाउंट है वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, वहां पे आप मेरे को बाकी जो भी डाउट्स है वो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।